Hi everybody, welcome again to our sessions with Harshit Sharma. This is the part two of our sessions. I'm pretty sure that you must have watched the first part of it, a candid talk, and with which Harshit motivated all of us to stay focused. And one thing I really liked about this session, and I feel that no none of us are extraordinary in the sense कि मतलब जो लोग successful होते हैं ना वो extraordinary नहीं होते. It's just that their perspective, the way they think, and the way they approach things is different from others, right? This is very optimistic and positive. I particularly was really very much motivated from that video. This part of the session is about the content, wherein Harshit will tell us as to उन्होंने किस तरह से पढ़ा, क्या चीजें उनको चेंजेस लानी पड़ी, because he has been a participant in CLAT 2019 PG as well as CLAT PG 2020. तो दोनों में पैटर्न काफी चेंज हो गया है बीच में, जो मतलब कंसोर्टियम ने कर दिया था. So he has been there both the times, so he has a very good experience. Now, Harshit, can you please first take us through that experience of CLAT 2019 as well as 20, and what changes you had to make in your preparation strategy, as well as what different did you do to succeed in both these exams? So CLAT 2019 was like there is 100 marks का objective and 50 marks का subjective. तो 100 marks का जो objective होता है उसमें there are different subjects. तो basically वो अब तक जो उनके MCQs आ रहे थे objective वाले में, तो they are more around revolving around the static part कि आपने book से cover कर लिया, तो there is a damn surety कि आप objective भी लगा लेंगे अगर आपने practice करें sufficient number of MCQs. तो वो थोड़ा सा डाइसी सा सीन होता था कि जहाँ आपके 50 मार्क्स के थे तो दे आर प्रोवाइडेड लाइक यू विद 6 ऑप्शंस आउट ऑफ विच यू हैव टू राइट ऑन टू, लाइक यू नीड टू राइट एसेज 500-600 वर्ड्स के. तो वो कुछ है लीगल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते थे, जनरल कंटेम्प्रेरी नहीं, लीगल कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते थे जिस पे आपको ऐसे लिखना होता था. तो वो ऐसा होता था कि जिसके लिए आपको थोड़ा लीगल अवेयरनेस, जो करंट लीगल अवेयरनेस होती थी वो चाहिए होती थी. बाकी आप जो 100 मार्क्स वाला है वो आप पुरानी किताबें उठा के पढ़िए, पास्ट ईयर पेपर्स करिए, उससे हो जाता था. तो 2019 वाज लाइक आई इन माय ओन व्यू कि एक इजी पैटर्न था, प्रेडिक्टेबल था कि आप काफ़ी कुछ श्योरिटी उसमें कर सकते थे कि आई कैन स्कोर अंडर 50 और अंडर 100, ये आप कर सकते थे. बट 2020 जब मैंने दिया तो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज. कंसोर्टियम ने जो जिस तरह से यूजी में चेंज लाए ड्रास्टिक, उसी तरह से उन्होंने पीजी के लिए भी लाए. सो दे हैव लाइक स्टार्टेड टू वो एक पैराग्राफ प्रोवाइड करते हैं. वही अब वो ये पिछले साल तो ऑनलाइन की वजह से ऐसे वाला पार्ट नहीं हो पाया था, पर इस साल से अगर अगर ऑफलाइन होगा तो ऐसे वाला पार्ट तो होगा ही 50 मार्क्स का आपका, तो वो तैयारी सेम रहेगी. पर मेन आता है इशू 100 जो मार्क्स का है वो ऑब्जेक्टिव. तो वो अब एक पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी रिसेंट जजमेंट का या फिर कोई भी जूरिस्ट ने कुछ कहा वगैरह उससे रिलेटेड. तो उसमें फिर वो 10 क्वेश्चंस उसके अराउंड वो फ्रेम करते हैं कि वो उसकी पुरानी हिस्ट्री भी ट्रेस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस उस टॉपिक से रिलेटेड किया हो. जैसे JNK का हम बाइफिकेशन ले लें तो आर्टिकल 370 को उनने किस तरह से अमेंड किया, गवर्नमेंट ने क्या एक रूट निकाला कि उनने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में थोड़ा चेंजेस लाए, वहाँ से कुछ वर्ड्स को रिपील किया, कुछ वर्ड्स को उनने बताया कि इस तरह से नया अंडरस्टूड किया जाएगा. अब पुराने केसेस भी हो सकते हैं उसमें कि 35A जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको फर्दर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से लेके आए थे. तो कुछ कुछ चीज़ें आपको माइन्यूट डिटेल्स पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अब तक क्या होता था कि आपने 370 पढ़ लिया, आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्म किया, इस तरह से इस डेट पे अप्लाई हुआ और ये इसमें प्रोविजन है. अब आपको वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आपको देखना है कि आर्टिकल 370 में प्रेजेंट चीज़ क्या चल रही है, कि एब्रोगेट हो गया है, कब हुआ, फिर किस तरह से किया गया, उसके रिवॉल्विंग गवर्नमेंट ने क्या क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस करे, फिर फर्दर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी एक बनाई गई. पुराने केसेस भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे चैलेंज हुआ था, तो वहाँ पे क्या वर्डिक्ट रही थी, केसेस का क्या नाम था. थोड़ा आपको बेंच में कई बार क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन से ज़्यादा डिसेंटिंग ओपिनियन ज़्यादा फेमस हो जाता है. तो कई बार आपको उस पर भी नज़र रखनी पड़ती है कि डिसेंटिंग ओपिनियन किस ऑनरेबल जस्टिस ने दिया था, क्या था, मतलब उसका थोड़ा सा ऑपरेटिव अगर आप चीज़ देखें कि क्या मेन ऐसी चीज़ कही थी जिस वजह से वो फेमस हुआ ज़्यादा मेजॉरिटी जजमेंट से. तो ऐसे लाइन ऑफ केसेस मोस्टली आप देखेंगे कि केसेस से रिवॉल्विंग ही होता है. कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी होता है कि किस केस में थोड़ा कुछ अलग इंटरप्रिटेशन किया हो. जैसे राइट टू लाइफ वाले में आर्टिकल 21 में नए नए इंटरप्रिटेशन आते रहते हैं. तो दे आस्क कि इसके किस केस में ऐसा कुछ आया था, राइट टू लाइवलीहुड किस में आ गया, राइट टू शेल्टर किस में आ गया. पर वो जब ही आएगा क्वेश्चन कि जब कुछ लीगल कंटेम्प्रेरी उसकी रेलेवेंस हो. अब जैसे कुछ कोविड का वो कुछ दे दे, ऐसे कुछ नया जजमेंट हो, तो वो अब उससे पुराना रिलेटेड की हेल्थ इमरजेंसी अगर कुछ इंडिया में हुई थी तो कब हुई थी, या हेल्थ इमरजेंसी को रिलेटेड करते हुए नेशनल इमरजेंसी पे ले जाए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले. तो बेसिकली अब आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस चाहिए.
रेगुलरली आपको कोई ना कोई आपको लीगल वेबसाइट फॉलो ही करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं हो सकता। आप रेगुलरली जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और जो आपके हाई कोर्ट्स वगैरह हो गए जहाँ से रेगुलरली जजमेंट्स निकलते रहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे या मेजर टॉपिक्स पे, तो आपको उनका ऑपरेटिव पार्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए। पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना, लोग बोलते पूरा पूरा नहीं, वो तो फिर आप एक दो जजमेंट में अटक जाएंगे। आपको सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ना है, और वो लीगल वेबसाइट से खुद इस तरह वो मटेरियल को प्रोवाइड करती है कि बहुत ही अच्छे वे में प्रोवाइड करती है कि आपको ऑपरेटिव पार्ट पता होता है कि ये कहा गया, ये कहा गया, चलो ठीक है। आपको उसका एक फोल्डर बना लेना है कंप्यूटर के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको जो भी जजमेंट आता हो दिख रहा है, आप उसमें डालते जाइए कि ये कुछ नई चीज हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ आज की डेट में होता ही रहता है कि पुरानी पोजीशन ओवर रूल हो गई या फर्दर अफर्म हो गई। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, फिर आपको टॉपिक वाइज भी देखते जाना है, ये टॉपिक कवर हुआ, ये टॉपिक कवर हुआ। तो उस हिसाब से जैसे अगर आप सिटीजनशिप आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो आपको पुराने केसेस देखने के सिटीजनशिप पे सुप्रीम कोर्ट में जो गए हों, कुछ कुछ जो गवर्नमेंट सिटीजनशिप एक्ट कब लाई, उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, क्या चेंजेस करे गए, तो इस तरह से। तो जो मेरी बुक आ रही है बेसिकली वो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करी गई है, क्योंकि इतना मटेरियल नहीं था। तो इस एग्जाम के लिए तो वो एक बहुत ही अच्छी खासी आपकी सप्लीमेंट्री गाइड हो जाएगी। फर्दर वो क्या है, आपको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर देगी कि किस तरह आप फर्दर टॉपिक्स को जो कवर नहीं हो पाए हैं, जो अब रिसेंटली आ रहे हैं, कि उनको कैसे किया जाए। तो वो दोनों ही काम कर देगी, एक तो आपका खुद का पढ़ने का भी हो गया, एक आपको फर्दर गाइड भी प्रोवाइड कर देगी कि आप खुद से भी वो उसको बना सकते हैं। ऐसा मैंने कुछ हरकुलियन टास्क नहीं कर दिया है उसमें, बस आपको एक फर्दर आपको और खुद को भी एक आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, बस आपको एक रेलेवेंट सोर्स से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। ऐसी बड़ी बात नहीं है एग्जाम क्लियर करना। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपने सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कुछ लीगल वेबसाइट्स की बात की जो लोगों को रेफर करना चाहिए। कैन यू प्लीज नेम सम ऑफ देम फॉर आवर व्यूअर्स सो दैट यू नो दे कैन रेफर टू इट। सही लगे आपके बेसिस पे जो बजट में सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, जैसे लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, और जो फर्दर कुछ फ्री वेबसाइट्स भी हैं जो भी आप रेगुलरली देख सकते हैं। पर आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ आवर ही डिवोट करना है, ये नहीं कि आप उस पर ही लगे हैं पूरे दिन वही करे जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। आपको पहले तो अपना कोर्स आइडेंटिफाई कर लेना है, ये कोर्स है, और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो ही देखना है। उसमें भी फिर धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये रेलेवेंट है। हर कुछ नहीं, हर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ये नहीं देखिए कि आप हर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आके आप उसी को देखने लग गए। वो तो क्योंकि इस तरह से लिखते हैं ब्रेकिंग बिल्कुल लेटेस्ट वगैरह, तो वो हेडिंग इस तरह से बनाई जाती है कैची कि आपको लगता है कि पढ़ लें, तो वो आपका पढ़ने से टाइम, जो आपका प्रेशियस टाइम है वही जा रहा है। एग्जाम में टाइम का ही सारा खेल है। आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर लेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। अगर आप फालतू फालतू की चीजें पढ़ने में रह गए, फिर वहाँ पे कॉलम्स वगैरह भी होते हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो कईयों को उसकी थोड़ी सी लत लग जाती है पढ़ने की कि क्रिटिसिज्म हो रहा है किसी चीज का तो उसको पढ़े जा रहे हैं। तो एग्जाम्स में क्रिटिसिज्म वगैरह, एग्जाम में सॉफ्ट लॉ कभी भी पूछी नहीं जाती। एग्जाम्स में जो हार्ड फैक्ट जो एस्टेब्लिश हो गया वही पूछा जाता है। वहाँ पे आपको ना वहाँ पे क्रिटिक ना तो आपको क्रिटिक कराने वाले, ना ही आपको बोल रहे हैं कि कुछ कंक्लूजन दीजिए। ऐसे वाले पार्ट में भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई ऐसे का टॉपिक है लीगल कंटेम्प्रेरी में, तो हमेशा ऐसे में अच्छे नंबर जब भी मिलते हैं व्हेन यू मेंटेन ए न्यूट्रल पोजीशन। आपको कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना कि कई कई हो कि गवर्नमेंट के एंटी है तो बिल्कुल लिखे ही जा रहे हैं एंटी गवर्नमेंट के, कई प्रो गवर्नमेंट के तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज नहीं भी अच्छी लग रही ओवरऑल जनता को उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं करनी। यू हैव टू मेंटेन ए न्यूट्रल पोजीशन। आपको कहना है कि ठीक है ये सब है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, ये इसके फायदे है, ये इसके नुकसान है। आपको अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं देना कि मेरे को क्या लगता है, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली आज की क्रिटिक करना है। अगर सिर्फ टॉपिक टाइटल ही दे रखा है तो सिर्फ आपको न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके खत्म करना है, आपका काम वही है। आपको क्या पता प्रोफेसर जो चेक करने वाला हो वो प्रो बीजेपी हो, वहीं पे काम खराब हो गया आपका, आपने क्रिटिक करके आ गए आप तो पूरा ही है ना। तो वो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल आपको मेंटेन न्यूट्रल करनी है। आप लॉ स्टूडेंट है, न्यूट्रल मेंटेन कीजिए पोजीशन, आपसे जब तक अनटिल अनलेस पूछा ना जाए। और जुडिशरी के एग्जाम्स में तो स्पेशली आपको पॉलिटिकल पहली बात तो पॉलिटिकल मुद्दों पे बोलना ही नहीं है। ना तो आप गवर्नमेंट के साथ है, ना ही आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। आप एक सेपरेट विंग है स्टेट की, आपका काम एडजुडिकेशन का, आपको वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रहना है। आपको बिना बात की बातें नहीं करनी। आपके बहुत से टॉप बॉस वो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में ऑनरेबल जजेस है, उनका काम है कि लॉ को स्टक डाउन करना ही नहीं करना। आपके लिए तो जो लॉ उन्होंने बना दी, गवर्नमेंट ने बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने, वो रूल ऑफ लॉ है, आपको इफेक्टिवली आग बंद करके उसको फॉलो करना है। तो अपना दिमाग खुद का जाता है, बिल्कुल ही न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करें। बिल्कुल, well, this is actually very helpful. I don't think a lot of people actually talk about this particularly. Very right. This was with regards to CLAT PG और उसके लिए क्या preparation था. How did you manage judiciary along with CLAT PG? Because again, it demands a lot of focus and a lot of hours that you have to devote in on a daily basis. तो वो आपने कैसे किया? Plus आपने judiciary में how did you prepare for it? It's something everybody would like to know.
तो अगर हम दोनों एग्जाम्स का कोर्स वगैरह देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब 2-3 लॉज ही होती है जो ओवरलैप करती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि जुडिशरी की तैयारी में क्लैट पीजी की तैयारी भी होगी। ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जाम है, चाहे नेट ले लो, क्लैट पीजी ले लो, जुडिशरी ले लो। नेट और क्लैट का आप कह सकते हैं कि क्लैट इज यंगर ब्रदर एंड नेट इज एल्डर ब्रदर। तो वो हो सकता है कि क्योंकि नेट में थोड़ा और कोर्स आ जाता है और डेप्थ में पूछा जाता है, क्योंकि यू आर बीइंग आपको असेस कर रहे हैं कि आप वेदर यू आर एबल टू टीच द स्टूडेंट्स और नॉट। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप ज़्यादा चीज़ें जाने एज कम्पेयर टू द क्लैट पीजी लेवल। पर जुडिशरी और क्लैट पीजी में तो स्टार्ट डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वगैरह है कि जो लॉज जुडिशरी में ज़्यादातर ट्रेडिशनल लॉज पूछी जाती है, प्रोसीजर लॉज वगैरह जो अफेक्टिवली डे टू डे यूज में आती है। और क्लैट पीजी की अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी सुपरफिशियल टाइप की लॉज है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल वगैरह, जो आपके डेली यूज में नहीं आती है इतना। थॉट्स हो गया, ये सब हो गया, 2-4 है, जैसे आईपीसी हो गया, तो मतलब वो इतना डेप्थ में नहीं आता। आईपीसी से जनरल क्वेश्चन आते हैं और वो हर कोई सॉल्व कर लेता है। मेजर जो फोकस इनका रहता है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ होनी चाहिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे होनी चाहिए और पीआईएल पे होनी चाहिए। इफेक्टिवली यहाँ से ज्यादा पोर्शन कंस्टिट्यूट होता है। अगर फैमिली लॉज आ रही तो फैमिली लॉज पे। और जुडिशरी का आप देखेंगे तो देयर इज अ बिग फोर कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड एविडेंस। वहाँ पे तो आपको पकड़ होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट यू आर टारगेटिंग। ये 4 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं आपको पकड़ होनी ही होनी चाहिए। फिर आप अपनी जुडिशरी जो आप टारगेट कर रहे हैं उसका कोर्स देखिए कि क्या और माइनर एक्ट्स है और लोकल एक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करते हैं। तो थोड़ा यही है कि मेरे को फायदा ये मिला कि सिंस आई वाज स्टडिंग इन एनएलई जोधपुर, मैं बहुत ही अच्छे लोगों के बीच था, तो मेरे को टाइम टू टाइम एक गाइडेंस मिलती रही। दे इनिशियल पीरियड में जैसा मैं बता रहा था कि मैं अपने रूटीन के साथ कोशिश करता था कि अच्छी कमेंट्रीज पढ़ पाऊँ। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं नोट्स पे रिलाई करने वाला। नोट्स पे मैंने रिलाई जस्ट एग्जाम की एक रात पहले किया है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो पर अगर डे टू डे रीडिंग के लिए आप मेरे को बोलेंगे तो मैं हमेशा जो भी स्टूडेंट एडिशन वाली कमेंट्रीज आती थी मैं उनको रेफर करता था, कोशिश करता था जितनी खत्म हो जाए एक सेमेस्टर में। और अगर नहीं हो पाई तो मैं कोशिश करता था कि घर पे आके उसको खत्म करूं। तो उससे क्या होता है कि ऑल दो चीजें रिमाइंड तो नहीं कर पाते एकदम से आप, पर एक वो बैक ऑफ द माइंड एक वो आपके बन जाती है, वो एक मेमोरी सी जो आपको फर्दर हेल्प करती है एटलीस्ट इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहाँ पे आपको एलिमिनेट करना होता है। यू हैव टू पिक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा वाइल्ड गैस लगा के आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने चीजें पढ़ी हुई है तो। और फिर थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि 9th सेमेस्टर में मैं क्लैट पीजी की तैयारी कर रहा था। इट वाज आफ्टर द 9th सेमेस्टर जैसे मैंने नोटिफिकेशन देखा आरजीएस का, तो मैंने तुरंत अपनी तैयारी बिल्कुल जुडिशरी की तरफ ही कर दी कि नहीं, मेरे को पीएसयूज की तरफ नहीं जाना, मेरा मेन एम यही है, जुडिशरी है। तो फिर मैं इफेक्टिवली उधर ही लग गया पूरी तरह से। तो मीनवाइल ये होता है आरजीएस का जो प्री का रिजल्ट था वो थोड़ा डिले हो रहा था आने में, तो मेंस की डेट पता नहीं लग पा रही थी। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ 2019 मई में एनएलई जोधपुर से, तो बिटवीन ग्रेजुएशन एंड क्लैट पीजी के एग्जाम में 2 सप्ताह का डिफरेंस था। तो फिर वापस से मैंने सिंस यही एग्जाम नियर बाई अप्रोच था और मेरे को लग रहा था कि यहाँ से अगर पीएसयू की जॉब सिक्योर हो जाएगी, थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी, मेरे जुडिशरी की प्रिपरेशन में मैं थोड़ा फ्री माइंडेड कर पाऊंगा। तो मैंने 2 सप्ताह फिर इफेक्टिवली वापस से उसको दिए। थोड़ा एक बैकअप ऑलरेडी बना हुआ था, फिर 2 सप्ताह और दिए। और सिंस एक बार मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोर्स जो आ रहा है उससे ज्यादा होती है कि रिदम। एक्चुअली जैसे हम रिदम है, जैसे क्रिकेट हो गया, मैं 10 बॉलें खेल लिया तो ऐसा मेरे को बॉल बड़ी दिखने लग जाती है, फिर मैं 6 4 आराम से इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्राइक। तो वैसे ही है एग्जाम्स का कि आप एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ऑल दो कोर्स डिफरेंट है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, पर सिंस यू आर इन ए रेगुलर मोड ऑफ स्टडिंग आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप नई चीजें भी जल्दी पकड़ के समझने लग जाते हैं। और स्पेशली मजा जब आने लग जाता है कि आप कोई चीज जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकल जाए तो आपको फर्दर बूस्ट मिलता है। नेट पीजी का एग्जाम दिया, अच्छी रैंक आई, तो मेरे को बूस्ट मिला कि हाँ आई कैन डू इन आरजीएस एज वेल। आरजीएस का अच्छा रिजल्ट निकला, मेरे को लगा हाँ नेट भी निकाल लेंगे। नेट का हुआ तो मेरे को दिल्ली का लगा कि हाँ दिल्ली का भी हो जाएगा। तो इसी तरह से वो एक वो जो आपकी रिदम बन जाती है ना, तो रिदम ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे आपका एकेडमिक्स हो। Very right, Arshad. I think this is again a very useful thing. I have a last question for you here. A lot of people, I feel, believe ki it's very important to, have some coaching center guiding you or something, but I'm pretty sure that you did not have a coaching center. You were studying yourselves all through this while, right? So what is your say on it, particularly, like, is it compulsory, or if people are preparing themselves, what is the difference that people generally feel? देखो मेरे हिसाब से मेरे को सोसाइटी की अपनी बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। दे डोंट सी द हार्ड वर्क द बच्चा इज पुटिंग, है ना। ऑल्दो जो सेलेक्ट हो गए, जो नहीं सेलेक्ट हुए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है यार, सब इक्वल पेडेस्टल पे है। जो सेलेक्ट हो गए, देखो हमारे कोई भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, जुडिशरी क्लैट लीजिए, 50-60% इज इन आवर हैंड्स कि हमने हार्ड वर्क कर लिया, अच्छी मटेरियल रेफर कर लिया, मल्टीपल रिविजन्स कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, रिटेंशन पावर अच्छी है, इंटरलिंकेज ऑफ लॉज कर पा रहे हैं। पर 40% चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ से बाहर होती है, जो सर्कमस्टांसेस आपके हाथ में है ही नहीं, कि जैसे कि
आप एग्जाम वाले दिन बीमार नहीं पड़े, आपका दिमाग ब्लैकआउट नहीं हो गया, आपके घर में कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ, कईयों के बिल्कुल नियर ब्लड रिलेशन वाले पास हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू या परफॉर्म टू द फुलेस्ट पोटेंशियल? हो ही नहीं सकता। अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो गया, सब कुछ सही था, फाइनेंशियल आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि आपको जॉब में लगना पड़ा, फुल टाइम प्रिपरेशन कर पाए। तो मेरे हिसाब से 60%, 50-60% ही आपके हाथ में, 40% यू शुड प्रे टू गॉड कि यार सब चीजें सही रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो ये है कि जो सेलेक्ट और नहीं सेलेक्ट होने वाले में मेरे को लगता है यही थोड़ा डिफरेंस रह जाता है कि उनके थोड़े अदर सर्कमस्टांसेस भी ऐसे थे कि जहाँ उनको थोड़ा एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए था, वो मिल नहीं पाया। तो हमने मेहनत उतनी करी थी, फर्स्ट रैंकर हो या बीच के रैंकर हो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। सबके पास 24 घंटे और सब इस मेरे हिसाब से इस स्टेज पे आके समझ जाते हैं कि हाँ यार, कि मतलब लोग इतनी बकवास में इन्वॉल्व नहीं करते, जो एक अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है इफेक्टिवली उतने आवर्स डिवोट कर रहे होते हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं कि बहुत अच्छा समझते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ जनता वही होती है, तो डिफरेंस वहीं पे आके क्रिएट होता है। जहाँ तक कोचिंग और नॉन कोचिंग की बात है, सेल्फ स्टडी वाली बात है, तो मेरे हिसाब से सोसाइटी बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आपको जो लगता है कि जिस वे से भी आप रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं, अल्टीमेटली इट्स रिजल्ट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता कि किस रूट से आए आप, है ना। तो मेरा ऐसा था कि मैं एनएलयू में भी और जो स्कूल के ड्यूरेशन के टाइम से मेरा एक दिमाग में क्लियर था कि चीजें मेरे को सुनने से समझ में नहीं आने वाली, मेरे को अपना दिमाग बुकों में लगाना ही पड़ेगा, ऑल्दो इट विल टेक टाइम। की जो चीज मेरे को एक टीचर 2 घंटे में समझा देता, मेरे को 6 घंटे लग रहे हैं उस चीज के लिए, पर वो 6 घंटे वर्थ है कि वो चीज मेरे दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगी और मैंने समझ ली। वो 2 घंटे में ऐसा होता है शायद मैं समझ तो गया, पर वो तुरंत मैं भूल भी जाता। वो जब ही हो पाती कि जब मैं आगे खुद पढ़ता। तो मेरा हमेशा से रहा है कि खुद पढ़ी हुई चीजें मेरे को थोड़ी समझ में भी आ गई, पर ये होता है कि खुद पढ़ने में आपको डाउट्स भी आते हैं, और आपके पास अगर कोई डाउट अच्छा क्लियर करने वाला नहीं है तो आप किसको अप्रोच करेंगे। तो वो ये कि फिर मल्टीपल रीडिंग्स एंड मल्टीपल रीडिंग्स फ्रॉम गुड बुक्स में अपने डाउट भी क्लियर करते जाता था। और 1-2 सीनियर थे जिनसे मैं थोड़ा अपना कंसल्ट करता रहता था कि इस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ बैचमेट्स थे कि ऐसा क्या होगा। पर अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा रिसोर्स पर्सन नहीं है, पहले मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ट्राई आपको एक बार सेल्फ स्टडी को ही देनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे कॉलेज से और आपने सारी लॉस कवर कर रखी है अपने अपने कोर्स ड्यूरेशन में, तो मेरे हिसाब से 1-2 बार आपको पूरे कोर्स को खुद से पढ़ना चाहिए और एसेस करना चाहिए कि क्या आप चीजों को समझ पाए, याद कर पाए। अगर सही डायरेक्शन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो देन यू शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी। अदरवाइज आपको लग रहा है कि आपको ये भी नहीं पता कि मेरे को पढ़ना कहाँ से, और मेरे को बिल्कुल कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया होता, बिल्कुल ही बच्चे बिल्कुल ब्लैंक होते हैं 5 साल बाद। मैंने किसी से पूछा था, जनरली मैंने आर्टिकल लिखा था इस पे कि कौन सी बुक्स वगैरह रेफर करें, तो वो बच्चे ने कहा मेरे को कि सर ये बेरेक का तो समझ में आ गया कि जो येलो कलर की आती है व्हाट इज कमेंट्री। तो यार मतलब इट वाज लिटरली शॉकिंग कि यार मतलब उस बच्चे की गलती नहीं, मतलब यार कि ये कॉलेज वालों ने क्या एकदम इतना बड़ा पाप कर दिया कि इनको ये भी नहीं पता कि ये कमेंट्रीज क्या होती है। मतलब बेसिकली व्हाट इज स्टूडेंट एडिशन कमेंट्रीज क्वेश्चन वाज। सो वही लगा कि उस मतलब आपको अभी तो समझाना पड़ेगा उसको कमेंट्रीज क्या होती है। मतलब तो अगर आप इस लेवल पे बिल्कुल भी कोई गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल नॉन लीगल बैकग्राउंड या आपके दोस्त वगैरह भी कुछ भी नहीं है, देन यू शुड गो फॉर कोचिंग, क्योंकि वो एक अल्टीमेटली वहां से सक्सेस निकल ही रही है। अगर आपके पास, और ये भी आप देखें कि आपके फाइनेंस आपको अलाउ करते ही नहीं, या आप बिल्कुल नहीं कि घर पे बिल्कुल आपके खाने के पड़ रहे हैं, आप सबका पेट वेट काट कटा के पहुंच रहे हैं, तो वो थिंग मेरे हिसाब से राइट नहीं है। पर अगर वेल ऑफ फैमिली से आप आते हैं तो देन आपको जो रूट सही लगता है, जहां से सक्सेस निकल सकती है, वहां पे जाइए। Okay. Harshit, again, it was a very useful session and again, a lot of takeaways from here. And thank you so much for giving your time again to 12 minutes to CLAT and to all the viewers. Again, Harshit has been spending a lot of time preparing for you guys, and he's been spending a lot of time uploading really important material on LinkedIn. So we have actually attached his LinkedIn ID's link on our description. You can go have a look and follow him on LinkedIn as well as on Instagram also. Thank you, Arshad, again. Thank you for your time, and I hope to see you sometime in future. Thank you so much.